लाहौर की कुख्यात कोट लखपत जेल के बेसमेंट में बनी एक सीक्रेट काल कोठरी। एक ऐसी जगह जहां दिन और रात का कोई फर्क नहीं होता। दीवारों से रिसता हुआ बदबूदार पानी और हवा में सिर्फ जमे हुए खून और खौफ की महक। इस अंधेरे और ठंडे कमरे के बीचों बीच लोहे की एक भारी कुर्सी से बंधा हुआ है एक शख्स। उसके जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां बेल्टों और डंडों के निशान ना हो। खून से लथपथ उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। पिछले 72 घंटों से उसे ना एक कतरा पानी दिया गया था और ना ही उसे एक पल के लिए सोने दिया गया था। उसके सामने खड़ा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक क्रूर अफसर अपने हाथ में पकड़े हंटर को जमीन पर जोर से मारता है। बता, कौन है तू? किसने भेजा है तुझे यहाँ? अफसर की आवाज में गुस्सा और हताशा दोनों थी, लेकिन वो शख्स जो लोहे की जंजीरों में जकड़ा था वो एक शब्द नहीं बोलता। उस असहनीय दर्द के बीच जब उसकी आंखें बंद होती हैं तो उसे सिर्फ 2 ही चीजें याद आती हैं। अपनी बूढ़ी माँ का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जब उसने आखिरी बार घर की चौखट पार की थी, और दूसरा तिरंगे का वो गहरा केसरिया रंग जिसकी कसम खाकर उसने इस अनजान और खौफनाक रास्ते को चुना था। ISI का वो अफसर उसके बालों को पकड़कर उसका सिर झटके से पीछे खींचता है। तुझे क्या लगता है हिंदुस्तानी कुत्ते, तू यहाँ से जिंदा वापस जाएगा? ये पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेल है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसे लगता है कि उसने इस भारतीय जासूस को बुरी तरह से तोड़ दिया है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद उस क्रूर अफसर ने सपने में भी नहीं की थी। उस शख्स के खून से सने होठों पर एक अजीब सी, एक बेहद खौफनाक और ठंडी मुस्कान तैरने लगती है। वो अपने सूजी हुई आंखें खोलता है और सीधे उस पाकिस्तानी अफसर की आंखों में घूरते हुए एक बेहद शांत आवाज में कहता है, मुझे यहाँ से वापस जाना ही नहीं है। मैं तो यहाँ अंदर आने के लिए पकड़ा गया हूँ। अफसर के चेहरे की हंसी अचानक गायब हो जाती है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आती हैं। उसे समझ नहीं आता कि मौत के मुहाने पर खड़ा ये शख्स मुस्कुरा क्यों रहा है। और यहीं से शुरू होती है भारत के खुफिया इतिहास के सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक और सबसे बड़े अंडरकवर ऑपरेशन की वो सच्ची कहानी, जहां एक असली धुरंधर ने न सिर्फ दुश्मनों को उसी के घर में चकमा दिया, बल्कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी जेल को ही हाईजैक कर लिया। इस खौफनाक कहानी के पीछे के मास्टर प्लान को समझने के लिए और उस दर्दनाक काल कोठरी तक पहुंचने के लिए हमें आज से ठीक 8 महीने पीछे जाना होगा। नई दिल्ली, साउथ ब्लॉक, प्रधानमंत्री कार्यालय का वो सबसे सीक्रेट कमरा जहां भारत के सबसे बड़े और कठोर फैसले लिए जाते हैं। इस कमरे की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि यहाँ हवा भी बिना इजाजत के दाखिल नहीं हो सकती। उस रात कमरे में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, रॉ के चीफ और भारतीय सेना के कुछ टॉप जनरल्स मौजूद थे। मेज पर एक लाल रंग की फाइल रखी थी जिस पर बड़े और बोल्ड अक्षरों में लिखा था, टारगेट गाजी। गाजी कोई आम आतंकवादी नहीं था। वो लश्कर और ISI का एक ऐसा मास्टरमाइंड था जिसने भारत में कई स्लीपर सेल्स खड़े किए थे और कश्मीर में अनगिनत मासूमों का खून बहाया था। भारत की खुफिया एजेंसियों ने उसे ट्रैक तो कर लिया था, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। गाजी ना तो किसी जंगल में छुपा था और ना ही किसी बॉर्डर पार के ट्रेनिंग कैंप में। वो लाहौर की उस हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बैठकर पूरा आतंकी नेटवर्क चला रहा था। पाकिस्तान की सरकार ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसे गिरफ्तार करने का नाटक किया था, लेकिन असल में उस जेल के अंदर गाजी को एक 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी जा रही थी। उसके पास इंटरनेट था, सैटेलाइट फोन्स थे और ISI की 24 आवर्स की सुरक्षा थी। वो जेल की चाहर दीवारी के अंदर से भारत के खिलाफ अपनी साजिशें बुन रहा था। हमारे जनरल्स के सामने सबसे बड़ी दुविधा यही थी। अगर गाजी किसी खुले कैंप में होता तो हमारे पैरा SF के कमांडोज ऑपरेशन सनराइज की तरह रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक करके उसे उड़ा देते। अगर वो किसी सेफ हाउस में होता तो कोई ड्रोन या मिसाइल दागी जा सकती थी, लेकिन वो एक जेल के अंदर था। एक ऐसी जेल जिसके चारों तरफ 30 फुट ऊंची कंक्रीट की दीवारें थीं और 500 से ज्यादा हथियारबंद गार्ड्स का कड़ा पहरा था। एक जेल पर मिसाइल दागने का मतलब था सीधे तौर पर एक मुल्क पर युद्ध की घोषणा करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को सवालों के कटघरे में खड़ा करना। तब अजीत डोभाल अपनी कुर्सी से उठते हैं। उनकी आंखों में एक अलग ही तेवर था। वो उस लाल रंग की फाइल को हाथ में उठाते हैं और कहते हैं, हम बाहर से हमला नहीं करेंगे, हम अंदर से वार करेंगे। हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो एक भूत की तरह उस जेल में घुसे, गाजी को उसी के बिस्तर पर खत्म करे और बिना कोई सुराग छोड़े वापस आ जाए। कमरे में सन्नाटा छा जाता है।
एक ऐसा मिशन जहां जिंदा बचने की उम्मीद शून्य थी, एक सुसाइड मिशन। और फिर इस नामुमकिन मिशन के लिए चुना जाता है हमारे उस असली धुरंधर को, रॉ का एक ऐसा ब्लैक ऑप्स एजेंट जिसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, बस उसका एक कोड नेम था, विक्रम। जब विक्रम को इस मिशन की ब्रीफिंग दी गई तो उसे साफ बता दिया गया था, अगर तुम पकड़े गए तो भारत सरकार तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। तुम्हारे पीछे कोई रेस्क्यू टीम नहीं आएगी, तुम्हारी कोई कब्र नहीं बनेगी। विक्रम ने बिना एक सेकंड सोचे उस फाइल पर अपने दस्तखत कर दिए। देश के लिए खुद को मिटा देने का यही वो जज्बा है जो एक आम इंसान को धुरंधर बनाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि विक्रम उस अभेद्य जेल के अंदर पहुंचेगा कैसे। अगर वो एक आम कैदी बनकर जाता तो उसे आम बैरक में रखा जाता, जहां से गाजी के हाई सिक्योरिटी सेल तक पहुंचना नामुमकिन था। इसलिए रॉ ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जो किसी भी हॉलीवुड फिल्म के सस्पेंस को मात दे दे। विक्रम ने अपना पूरा हुलिया बदला। उसने दाढ़ी बढ़ाई, चेहरे पर एक पुराना कट का निशान बनाया और एक खतरनाक बलूची स्मगलर का रूप धारण किया। रॉ के एक डीप कवर प्लान के तहत विक्रम को जानबूझकर पाकिस्तान के एक बड़े ड्रग सिंडिकेट के साथ भिड़ाया गया। कराची के पोर्ट पर एक फर्जी शूटआउट प्लान किया गया, जहां विक्रम ने कुछ लोकल गुंडों को बुरी तरह पीटा और जानबूझकर पाकिस्तानी रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार हो गया। उसकी प्रोफाइल इतनी खतरनाक बनाई गई थी कि पाकिस्तानी पुलिस उसे किसी आम जेल में रखने का रिस्क नहीं ले सकती थी। और वही हुआ जो डोभाल ने सोचा था। अदालत ने उस बलूची स्मगलर को सीधे लाहौर की उसी हाई सिक्योरिटी जेल में भेजने का आदेश दे दिया जहां टारगेट गाजी मौजूद था। जेल के लोहे के भारी दरवाजे जैसे ही विक्रम के पीछे बंद हुए, उसने अपनी आंखों से पूरे माहौल को स्कैन करना शुरू कर दिया। ये जगह किसी नर्क से कम नहीं थी। खूंखार कैदी, करप्ट गार्ड्स और हर तरफ मौत का साया। विक्रम को गाजी वाले सेल ब्लॉक से 2 ब्लॉक दूर एक अंधेरी कोठरी में रखा गया। अब उसका असली खेल शुरू होने वाला था। यहाँ उसे हथियारों या गोलियों से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से लड़ना था। अगले 3 महीनों तक विक्रम ने एक जानवर की तरह उस जेल के पूरे इकोसिस्टम को स्टडी किया। उसने देखा कि कौन सा गार्ड पैसों के लिए बिक सकता है। उसने देखा कि जेल के अंदर 2 बड़े अंडरवर्ल्ड गैंग्स के बीच गहरी दुश्मनी है। उसने गाजी की दिनचर्या का एक एक सेकंड नोट कर लिया। वो कब उठता है, कब खाना खाता है, कब नमाज पढ़ता है और उसके सुरक्षा गार्ड्स कब अपनी शिफ्ट बदलते हैं। विक्रम को समझ आ चुका था कि गाजी को मारने के लिए उसे जेल के अंदर एक बहुत बड़ा कवर यानी ध्यान भटकाने वाली घटना की जरूरत होगी। और फिर विक्रम ने अपना धुरंधर वाला माइंड गेम शुरू किया। उसने जेल की लॉन्ड्री और किचन में काम करने वाले कैदियों के जरिए अपनी चालें चलनी शुरू की। उसने जेल के कुछ लालची और भ्रष्ट गार्ड्स को अपनी झूठी स्मगलिंग की दौलत का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। उन गार्ड्स के जरिए उसने जेल के दोनों दुश्मन गैंग्स के बीच एक ऐसी झूठी खबर फैला दी जिसने बारूद के ढेर में चिंगारी का काम किया। उसने गैंग ए को यह विश्वास दिला दिया कि गैंग बी उनके लीडर को मारने वाला है और गैंग बी को यह यकीन दिला दिया कि उन पर आज रात हमला होने वाला है। और फिर आई वो खौफनाक रात के ठीक 2 बजे जेल के अंदर अचानक एक चीख गूंजती है। एक कैदी ने दूसरे कैदी के पेट में एक धारदार चम्मच ठोक दिया था और अगले ही सेकंड पूरी जेल में एक भयानक दंगा भड़क उठता है। आग की लपटें, लोहे की सलाखों के टकराने की आवाजें, कैदियों की खौफनाक चीखें। सैकड़ों कैदी अपने बैरकों से बाहर निकल आए थे। जेल के सायरन बजने लगे। गार्ड्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये बवंडर कहां से आ गया। पूरी जेल हाईजैक हो चुकी थी। गार्ड्स अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और इसी अफरा तफरी, धुएं और आग के बीच विक्रम ने अपना असली काम शुरू किया। उसने एक मरे हुए गार्ड की चाबियां उठाई और सीधा गाजी के हाई सिक्योरिटी ब्लॉक की तरफ बढ़ गया। वहां के गार्ड्स दंगे को रोकने के लिए बाहर जा चुके थे। गाजी अपने कमरे में अकेला था, डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि शायद ये दंगा उसे ही मारने के लिए किया गया है। विक्रम ने धीरे से गाजी के सेल का दरवाजा खोला। गाजी ने मुड़कर देखा। विक्रम के हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, सिर्फ एक नुकीला लोहे का पाइप था जो उसने जेल के ही एक टूटे हुए पलंग से निकाला था। कौन हो तुम? गाजी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी आंखें गाजी पर गड़ा दी। गाजी ने विक्रम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम जो सालों से क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट की ट्रेनिंग ले चुका था, उसने सिर्फ 2 सेकंड में गाजी का हाथ मोड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। लोहे का वो पाइप गाजी के सीने के पार हो चुका था। बिना एक गोली चलाए, बिना कोई आवाज किए, भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक का अंत पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेल में हो चुका था। लेकिन विक्रम का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे वहां से बाहर भी निकलना था। बाहर दंगा और भड़क चुका था। जेल के बाहर पाकिस्तानी आर्मी के ट्रक पहुंच चुके थे। विक्रम ने जल्दी से गाजी के खून को अपने कपड़ों पर मला और एक घायल कैदी का नाटक करते हुए जेल के ग्राउंड में लेट गया।
जब पाकिस्तानी आर्मी अंदर घुसी तो उन्होंने घायल कैदियों को एम्बुलेंस में डालना शुरू कर दिया। विक्रम को भी एक एम्बुलेंस में डाल दिया गया। जैसे ही एम्बुलेंस जेल के बाहर निकली और अस्पताल की तरफ बढ़ने लगी, विक्रम ने एम्बुलेंस के अंदर बैठे 2 पैरामेडिक्स को कुछ ही सेकंड्स में बेहोश कर दिया। उसने एम्बुलेंस का स्टीयरिंग अपने हाथ में लिया और उसे शहर के बाहरी इलाके की तरफ मोड़ दिया। वहां पहले से ही रॉ का एक स्लीपर सेल एक सेफ गाड़ी का उसका इंतजार कर रहा था। सुबह सूरज निकलने से पहले विक्रम पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर चुका था और पीछे आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी अपना सिर पीट रही थी। उन्होंने दुनिया को यह खबर दी कि गाजी की मौत जेल के अंदर हुए एक आपसी दंगे में हुई। वो ये मान ही नहीं सकते थे कि भारत का कोई एजेंट उनकी नाक के नीचे उनकी सबसे सुरक्षित जेल में घुसा, उनका सबसे बड़ा टारगेट मारा, पूरी जेल में आग लगाई और हवा की तरह गायब हो गया। अगर वो सच कबूल करते तो पूरी दुनिया में उनकी बेइज्जती होती। यही है हमारे असली धुरंधरों की ताकत। ये वो लोग हैं जो वर्दी नहीं पहनते, जिन्हें कोई मेडल नहीं मिलता। ये अपनी पहचान मिटाकर मौत के जबड़े में हाथ डालते हैं ताकि हम और आप अपने घरों में चैन से रह सकें। उस जेल की काल कोठरी में विक्रम ने जो टॉर्चर सहा, जो दर्द झेला, वो किसी भी इंसान की रूह कंपाने के लिए काफी था। लेकिन उसका वो जज्बा, वो तिरंगे के प्रति उसका प्यार उसे टूटने नहीं दे रहा था। आज का भारत बदल चुका है। अब हम सिर्फ बॉर्डर पर गोलियों का इंतजार नहीं करते, अब हम दुश्मन के घर में घुसते हैं और उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि अगर तुमने भारत की तरफ बुरी नजर से देखा तो तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे ही बेडरूम में मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी और तुम्हें भनक तक नहीं लगेगी कि कब हमारे धुरंधरों ने अपना काम कर दिया। ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जय हिंद, वंदे मातरम।